हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत सिद्धांत, इसके सेकंड पार्ट के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे पहले उसे देखिए, फिर आप इसे देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि ऊष्मागतिकी क्या होती है, उसके लॉ पढ़ाए थे। 4 लॉ हैं ऊष्मागतिकी के, वो पढ़ाए थे। उसमें ऊर्जा क्या होता है, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, निकाय क्या होता है, ये सब हमने आपको पढ़ाया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा किसी निकाय का वह गुण है जिससे निकाय करने में सक्षम होता है। ऊर्जा की गणना सीधे रूप से नहीं की जा सकती। ऊर्जा की जो गणना होती है वो सीधे रूप से नहीं की जा सकती। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, तो इसकी गणना सीधे रूप से नहीं की जा सकती। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका वर्गीकरण, ऊर्जा का वर्गीकरण, ऊर्जा भंडारित या संचित ऊर्जा और संक्रमण ऊर्जा। इसके भंडारित या संचित ऊर्जा के अंदर आता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। तो हम पहले भंडारित या संचित ऊर्जा के बारे में डिफाइन करते हैं। निकाय की वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है। भंडारित या संचित ऊर्जा कहलाती है। तो इसके 3 मुख्य पार्ट हैं: स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh। mg बराबर होता है W, तो WH इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल होता है न्यूटन मीटर, तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसे स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में ले आए। जैसे कोई ऊर्जा स्थिर अवस्था में है, वो गतिमान ऊर्जा में आ जाए तो वह गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mc²। ये होता है ना k बराबर mv², k बराबर हाफ mv²। इसी का ये फॉर्मूला है ke बराबर हाफ mc²। इसमें जहाँ m बराबर निकाय का द्रव्यमान होता है, c बराबर निकाय का वेग होता है और इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है तो ये भी ऊर्जा है, तो इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। फिर आती है आपकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो निकाय की आणविक संरचना और अणुओं की गति जो होती है, उसके फलस्वरूप निकाय में जो निहित ऊर्जा, संचित ऊर्जा होती है, उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे U से शो करते हैं। यह निकाय का गुण होता है। ये जो आंतरिक ऊर्जा होता है, यह निकाय का गुण होता है। यह अदृश्य होता है, ये नहीं दिखता, तथा इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये दिखता नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है du बराबर mCV/dt। इस जहाँ आपका du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, m निकाय के अंदर द्रव्यमान होता है, Cv विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर, जो Cv होता है वो विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर, और dt तापमान में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं संक्रमण ऊर्जा। संक्रमण ऊर्जा क्या होता है? वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के आर पार की देखा जा सकता है। मतलब वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के आर पार जा सकती है, संक्रमण ऊर्जा कहलाती है। जैसे ऊष्मा, कार्य विद्युत ऊर्जा आदि। ये आपकी संक्रमण ऊर्जा की डेफिनेशन हो गई। फिर आता है आपका दाब। प्रेशर क्या होता है? सामान्यतः दाब बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, मतलब F/A। परंतु ऊष्मागतिकी में दाब को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें
निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे दाब वह बल है जो किसी निश्चित क्षेत्र या निकाय के आवरण पर कार्यरत होता है। दाब वह बल है जो किसी निश्चित क्षेत्र या निकाय के आवरण पर कार्यरत होता है। इसे हम P से शो करते हैं। P मतलब प्रेशर, तो P बराबर बल बटे क्षेत्रफल मतलब F/A। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल। तो पास्कल होता है, एक बार होता है, तो एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और एक बार जब 10⁵ होगा और उसे किलो में चेंज करेंगे तो 10⁻² किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दाब के प्रकार भी होते हैं, तो हम बात करते हैं दाब के प्रकार के बारे में। हम बात करते हैं दाब के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो पहला आता है इसमें वातावरणीय दाब। धरातल के ऊपर वातावरण में वायु के स्वयं के भार के कारण किसी निश्चित क्षेत्र में अपने दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। धरातल है इसके ऊपर, धरातल के ऊपर वातावरण में वायु के स्वयं के भार के, मतलब धरातल जो हमारी धरती है उसके ऊपर जो वातावरण है उसमें वायु के स्वयं के भार के कारण किसी निश्चित क्षेत्र में उपजे दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। फिर आता है आपका निर्वात दाब। इसे चूषण दाब भी कहते हैं। यह ऋणात्मक दाब होता है जो वातावरणीय दाब के नीचे पाया जाता है, इसे दाब मापन यंत्र द्वारा मापा जाता है। निर्वात दाब का फॉर्मूला होता है वातावरणीय दाब माइनस निरपेक्ष दाब। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष दाब। निरपेक्ष दाब होता क्या है? तो निरपेक्ष दाब गेज दाब तथा वातावरणीय दाब का बीजगणितीय योग होता है। देखो, निर्वात था हमारा वातावरणीय दाब माइनस निरपेक्ष दाब, और निरपेक्ष दाब होता है वातावरणीय दाब प्लस गेज दाब। तो अब हम बात करते हैं गेज दाब। गेज दाब क्या होता है? गेज दाब होता है आपका वातावरणीय रेखा को मानक मानकर दाब मापी यंत्र द्वारा मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। जैसे वातावरणीय दाब को मानक मानकर, वातावरणीय जो रेखा होती है उसे मानक मानकर दाब मापी यंत्र द्वारा मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। वातावरणीय दाब को आधार माना जाता है, इसलिए गेज दाब का मान सदैव वातावरणीय दाब से अधिक होता है। मतलब वातावरणीय दाब को आधार मानते हैं, तो इसलिए गेज दाब का मान सदैव वातावरणीय दाब से अधिक होता है। मतलब वातावरणीय दाब कम होता है गेज दाब से, गेज दाब अधिक होता है। अब आता है आपका तापमान। तापमान आपको पता होगा टेम्परेचर क्या होता है, तो यह ऊष्मा की तीव्रता का मापक होता है। इसको हम ऊष्मा की जो तीव्रता होती है उसे मापते हैं, ये मापक होता है। हम जानते हैं कि ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है, अतः ऊष्मा का मापन भी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ही होता है। तापमान के मापन के लिए पैमाना का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पैमाने होते हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये 3 होते हैं। ज़्यादातर आपके 2 यूज़ किए जाते हैं, सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि होता क्या है। तो सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है? सेंटीग्रेड स्केल होता है, इसमें तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। स्केल पर 100 भाग बने होते हैं। एक जो स्केल होता है उस पर 100 भाग बने होते हैं। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका जो स्केल है उस पर 100 वो होते हैं भाग, तो उसका न्यूनतम तापमान 0 होगा और जो तापमान अधिक होगा वो 100 होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का जमाव बिंदु तथा 100 डिग्री सेल्सियस का उबालक बिंदु। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी करेंगे तो वो जम जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो वो खूब उबलेगा, मतलब गर्म होगा, बॉयल होगा। तो ये आपका सेंटीग्रेड स्केल होता है। फिर आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल।
फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? इसमें तापमान को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड में मापा जाता है, इसमें फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इनमें स्केल 32 डिग्री से 212 डिग्री तक होता है। उसमें 100 तक था, इसमें 32 से 212 डिग्री तक होता है। इसमें 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है इसे 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध, इसमें रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें सेंटीग्रेड पैमाने मतलब सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन आपका ये होता है। फिर आती है आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को, जैसे कोई निकाय हमने आपको बताया था, निकाय क्या होता है? निकाय वह होता है जैसे हम किसी चीज़ को वातावरण में हम किसी चीज़ को देखें, उसे एनालाइसिस करें, किसके रूप में? दाब, तापमान और टेम्परेचर के रूप में एनालाइसिस करें, तो वो निकाय होता है। तो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। तो आपका किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा में संयुक्त रूप होता है। जो संपूर्ण उसकी निकाय की ऊर्जा होती है उसे प्रवाह ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा में संयुक्त रूप होता है। प्रवाह ऊर्जा का अर्थ यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य से है। जो प्रवाह ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य से है। इसका फॉर्मूला होता है H बराबर PV प्लस U और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है DH बराबर DW प्लस DU, जहाँ DW बराबर कार्य होता है और DU बराबर आंतरिक ऊर्जा होती है। किसी निकाय की विशिष्ट एंथैल्पी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी निकाय की विशिष्ट एंथैल्पी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है। यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। ये ना के बराबर होता है बिल्कुल, मतलब जो ऊष्मा होती है उसे कार्य करने की, जो उसकी परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है, वो परिवर्तित नहीं करता, उसकी संभावना को प्रदर्शित करता है कि हाँ परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन करता नहीं है। तो जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है, जब कोई निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है तब पूरे चक्र में राशि dQ/T का समाकलन 0 या 0 से कम होता है। जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है तब पूरे चक्र में राशि dQ/T का समाकलन 0 या 0 से कम होता है। जैसे अर्थात इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल dQ/dt 0 के बराबर होगा या 0 से कम होगा। तो अब आपका आती है न्यूमेरिकल। इसके बेस्ड पर न्यूमेरिकल क्या होता है? तो इसमें दे रखा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक ट्यूब में द्रव भरा है जिसकी विशिष्ट गुरुत्व 0.9 है तथा 120 सेंटीमीटर गहराई तक है। इसमें आपको गेज दाब डिफाइन करना है। गेज दाब अभी हमने पढ़ा था, गेज दाब इसमें डिफाइन करना है। तो गेज दाब क्या होता है? गेज दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर ρgh। अब इसमें रो क्या है? तो रो है इसमें ρf, मतलब विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है 0.9। जब विशिष्ट गुरुत्व है तो विशिष्ट भार भी होगा, जहाँ विशिष्ट गुरुत्व होगा वहाँ विशिष्ट भार भी होगा, और विशिष्ट भार हम मान लेंगे 100, इसे 100 ही मानना है कि विशिष्ट भार इसका 100 होगा। H बराबर हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.2 मीटर। अब इसका वो होता है फॉर्मूला रो बराबर वो P बराबर ρgh। जब हमारा रो 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, विशिष्ट गुरुत्व और ये विशिष्ट भार। तो 0.9 इंटू 100, जी हमें पता है 9.8 होता है और H हमें दे रखा है 1.2। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1058.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक जरूर लिखना है, मात्रक नहीं बोलना है, मात्रक में नंबर कट जाते हैं, मात्रक नहीं बोलना है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है गेज दाब का फॉर्मूला। ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल आता है आपका, समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर गेज दाब ज्ञात करना है।
समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर गैस दाब ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी एच, और पानी का घनत्व रो होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एच हमें दे रखा है 1000 मीटर, तो P बराबर रो जी एच, इसमें इसकी वैल्यू पुट करी और इसका आंसर आ गया 9.8 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन। एक पिस्टन जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, 1000 न्यूटन का बल लग रहा है और पिस्टन पर दाब ज्ञात करना है, मतलब P ज्ञात करना है। तो D बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। F हमें दे रखा है 1000 न्यूटन, तो हमें P बराबर निकालना है। P बराबर F/A होता है, और जो A होगा हमारा पिस्टन का, इसमें दे रखा है पिस्टन का व्यास, तो पिस्टन का जो क्षेत्रफल होगा वो π/4d² होता है। तो इसमें F की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू 3.14, D की वैल्यू रखी और इस कैलकुलेट करा, आंसर आ गया। तो ये रहे आपके 3 न्यूमेरिकल, ये आपको करनी है और इनका ये करनी है, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। और आपका ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।